हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ओम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है या जो समरी मैं आपके सामने लाया हूँ एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये समरी विशेषकर उनके लिए है जो गवर्नमेंट्स के सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या जो कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए ये समरी है, ताकि वो केवल समरी को ही पढ़कर जो है एनसीईआरटी जो चैप्टर 2 है क्या हमारे आसपास के पदार्थ, उसकी जानकारी कम समय में ले सकें। विस्तृत जानकारी के लिए मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो विद्यालय शिक्षा के छात्रों के लिए भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए हैं, लेकिन समरी विशेषकर उन्हीं को समर्पित है जो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं हम समरी में। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पहला पॉइंट हम चलेंगे इसमें, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शुद्ध पदार्थ, नंबर 2 मिश्रण। यानी कि शुद्ध पदार्थ नमक, चीनी। शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जो एक ही कण के बने होते हैं, जैसे नमक में एक ही प्रकार के कण हैं, चीनी में एक ही प्रकार के कण हैं। मिश्रण यानी कि इसका उदाहरण है दूध। मिश्रण यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जैसे हम बात करें दूध जल, वसा और आपका प्रोटीन से मिलकर बना है। दूसरा पॉइंट, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, जबकि मिश्रण जो है दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। तीसरा पॉइंट है, शुद्ध पदार्थ पुनः दो भागों में विभाजित है, तत्व और यौगिक। मिश्रण पदार्थ को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें समान संगठन होता है। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनका जो संगठन है वो समान नहीं होता है। समांगी मिश्रण भौतिक दृष्टि से बनावट में समान होते हैं। जैसे उदाहरण अगर समांगी मिश्रण का हम दें तो पानी में चीनी और पानी का घोल, नमक पानी का घोल, हम देखते हैं चीनी पानी में घुल जाता है, कुछ समय पश्चात जो है पता ही नहीं चलता चीनी कहाँ गई। तो चीनी कहाँ गई, पानी के जो कण हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वहाँ चले गई। नमक पानी का घोल भी सेम ऐसे ही उदाहरण है। विषमांगी मिश्रण भौतिक दृष्टि से बनावट में समान नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण है जल व तेल। जल व तेल विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, यानी कि जल में हम तेल डालेंगे तो दोनों आपस में यानी कि घुलते नहीं हैं। आपने देखा तेल अलग दिखेगा, जल अलग दिखेगा। या देखिए नमक और बालू, नमक और चीनी का जो आपका मिश्रण, ठीक है, तो ये विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। सातवां पॉइंट है आपका विलयन। तो सातवां पॉइंट है आपका विलयन किसे कहते हैं। देखिए विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना है, विलेय प्लस विलायक से विलयन का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण से हम इसको समझेंगे, जैसे चीनी पानी का घोल एक विलयन है, चीनी इसमें विलेय है, पानी इसमें विलायक है, और इन दोनों को मिला देंगे, घोल देंगे तो विलयन बन जाएगा। जैसे नमक पानी का घोल भी विलयन का उदाहरण है। आयोडीन वो अल्कोहल का घोल भी विलयन का उदाहरण है। आयोडीन व अल्कोहल के घोल को टिंचर आयोडीन भी कहते हैं। सोयाडीन सोडा जल यानी कि पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड विलेय है, पानी विलायक है, ये भी विलयन का उदाहरण है। कोक भी विलयन का उदाहरण है। नींबू जल भी विलयन का उदाहरण है। गैस में गैस का विलयन, जैसे ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन दोनों का गैस का विलयन है, दोनों है, इसमें ऑक्सीजन विलेय का कार्य करता है और N2 जो नाइट्रोजन है या N है जो विलायक का कार्य करता है, तो विलयन का निर्माण करते हैं। आठवां पॉइंट आप देख रहे होंगे पीतल। पीतल एक धातु है, ठीक है, पीतल मिश्र धातु के अंतर्गत आती है, समांगी मिश्रण के अंतर्गत आती है। तो पीतल दो चीज़ों से मिलकर बना है, कॉपर और जिंक। जैसे एक हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है काजू पी, कापर, जी फॉर जिंक, पी फॉर पीतल। ठीक है, तो कॉपर 70% होता है, जिंक इसमें 30% होता है। अगला जो है आपका निलंबन, 9वां पॉइंट है। निलंबन किसे कहते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, इसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं। इस मिश्रण में क्या होता है, विलेय के कण घुलते नहीं हैं। जैसे उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ निलंबन क्या है। देखिए चाक और पानी का अगर घोल, यानी पानी, एक बीकर में हमने पानी लिया, उसमें चौक को पीस कर डाल दिया, तो चौक उसमें घुलती नहीं है। जो चौक के जो कण हैं, उन्हें विलेय के कण हैं, वो यानी कि घुलते नहीं हैं। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। दूसरा उदाहरण आटा और पानी। उसके बाद हम चलते हैं आपका 10वां पॉइंट में चलते हैं, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं। कोलाइडी विलयन क्या है, यानी बहुत पूछता है एग्जाम में आपका, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, इसमें कणों का आकार निलंबन की अपेक्षा छोटा होता है। ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। जैसे हम कोलाइडी विलयन की बात करें तो कोलाइडी का उदाहरण दूध, ठीक है, अभी इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा।
कोलाइडी 11वां पॉइंट है, कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं, जैसे दूध तथा पानी का मिश्रण। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव सीधे सीधे एक लाइन में हम बात करें, प्रकाश का फैलना ही टिंडल प्रभाव है। यदि किसी कोलाइडी विलयन से हम प्रकाश को फैलाते हैं, प्रकाश डालते हैं किसी कोलाइडी विलयन में, तो यानी कि वो प्रकाश वहाँ पर फैल जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे दूध तथा पानी के मिश्रण में यदि अगर हम एक गिलास में उसको लेते हैं, दूध और पानी का मिश्रण, यानी कि तो उसके बाद अगर हम उस गिलास में टॉर्च का प्रकाश डालते हैं, तो हम पाते हैं कि टॉर्च का प्रकाश जो है यानी कि वो फैल जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि दूध और पानी के मिश्रण में टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। 12वां पॉइंट आप देख रहे होंगे, कोलाइडी विलयन के कई उदाहरण हैं, जिसमें महत्वपूर्ण उदाहरण दूध है। बहुत पूछता है एग्जाम में आपका कि कोलाइडी विलयन, दूध किसका उदाहरण? कोलाइडी विलयन का। इसके अतिरिक्त कोहरा, कुहासा, बादल, धुआं, शेविंग क्रीम, फेस क्रीम, कीचड़, फोम, रबड़, स्पंज, जेली, पनीर, मक्खन, रंगीन रत्त पत्थर, ये सभी कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। टिंडल प्रभाव का उदाहरण आपका घने जंगल से की घने जंगल की आच्छादन से, अगर घना जंगल कोई आच्छादित है तो उसमें सूर्य की अगर किरण गुजरती है तो वो भी टिंडल प्रभाव को दर्शाती है। आप देख रहे होंगे 13वां जो पॉइंट है, स्याही से जल को पृथक करना। ठीक है, तो स्याही जो होती है उसमें दो चीज़ें होती है, एक जल होता है, एक डाई होती है। तो अगर हम डाई को अलग करना चाहते हैं तो किस विधि द्वारा अलग करेंगे? तो वाष्पीकरण विधि द्वारा हम अलग करेंगे। वाष्पीकरण विधि द्वारा होगा क्या? इसमें हम जो है पानी जो है वाष्पीकृत हो जाएगा और बचेगा डाई, अंत में क्या बन जाएगा? डाई। तो 14वां पॉइंट में चलते हैं। 14वां पॉइंट है, यदि हम रक्त और मूत्र की जांच करना चाहते हैं, या क्रीम से मक्खन पृथक करना चाहते हैं, या दूध से क्रीम को अलग करना चाहते हैं, या कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल को अलग करना चाहते हैं, तो किस विधि का हम प्रयोग करेंगे? तो उस विधि का नाम है अपकेंद्रीय विधि। अपकेंद्रीय यंत्र से यानी कि हम पृथक करेंगे। अगला 15वां पॉइंट है, दो अघुलनशील द्रव। यानी दो अघुलनशील द्रव का मतलब समझते हैं आप? यानी कि ऐसे द्रव जो आपस में घुलते नहीं हैं, जैसे पानी और मिट्टी का तेल आपस में घुल नहीं रहे हैं, तो इस प्रकार के मिश्रण को कैसे हम पृथक करेंगे? किस विधि द्वारा अलग करेंगे उन दोनों मिश्रणों को? तो ये कीप विधि होती है। कीप विधि द्वारा हम जो है इस प्रकार के मिश्रण को अलग करेंगे। 16वां पॉइंट है, नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे? देखिए, नमक और कपूर अगर मिला दिया तो किस प्रकार की विधि से हम उनको पृथक करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन होता क्या है? ऊर्ध्वपातन में ठोस चीज सीधे आपकी गैस में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कपूर ठोस है, अगर हम उसको जलाएंगे तो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो इस विधि द्वारा कपूर उड़ जाएगा और नमक रह जाएगा। 17वां पॉइंट है, स्याही में डाई के विभिन्न रंगों का पृथक्करण। मान लिया स्याही है, स्याही दो चीजों से मिलकर बनी है, पानी और डाई। अब इस डाई में भी दो तीन रंग होते हैं, दो या तीन रंगों से डाई बनी होती है। अब ये दो तीन रंगों को हम कैसे पृथक करेंगे? किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? वो है क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा, यानी कि स्याही में से डाई के विभिन्न रंगों को अलग करेंगे। इसके अलावा हम जो है प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करना क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा होता है। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा होता है। तो चलते हैं अगला 18वां पॉइंट। देखिए, 18वां पॉइंट क्या है आपका? जब दो घुलनशील द्रव, यानी दो द्रव हैं जो आपस में घुले हुए हैं, उनके मिश्रण को अगर हम अलग करते हैं तो किस विधि द्वारा अलग करते हैं? तो वो विधि है आपकी आसवन विधि। इसको मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। एसीटोन और जल का मिश्रण। एसीटोन किसे कहते हैं? जो नाखून पॉलिश होती है, नाखून पॉलिश हम लगाते हैं, वो एसीटोन होता है। तो यानी कि एसीटोन को और जल को अलग करने की विधि क्या है? आसवन विधि द्वारा। इस विधि द्वारा क्या होता है? एसीटोन उड़ जाता है, कम ऊष्मा पाकर ही ये उड़ जाता है। उड़ने के पश्चात ही अलग जगह एकत्रित हो जाता है और जल आपका फ्लास्क में ही रह जाता है। उसके बाद अगला 19वां पॉइंट है आपका, यदि वायु में विभिन्न गैसों को हमने अलग करना है या पेट्रोलियम पदार्थों को हमने अलग करना है तो किस विधि का प्रयोग करेंगे? प्रभाजी आसवन विधि। पेट्रोलियम उत्पाद किसे कहते हैं? जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, आपका ग्लिसरीन, इसको अलग करना है तो यानी कि हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसको अलग करेंगे। अगला 20वां पॉइंट है आपका, यदि समुद्री जल द्वारा प्राप्त जो नमक है उसको शुद्ध करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? या अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? वो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध किया जाता है। अगला 21वां पॉइंट आप देख रहे होंगे, पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए, पदार्थ का जो वर्गीकरण है इसको थोड़ा सा डिटेल। तो देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया गया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया, तत्व और यौगिक, और मिश्रण को समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो समांगी और विषमांगी मिश्रण की परिभाषा मैंने आपको इस थोड़ा सा पहले बता दिया है, लेकिन पहले हम चलेंगे तत्व और यौगिक। तत्व किसे कहते? तत्व को पुनः तीन भागों में विभाजित किया है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, पोटेशियम।
है ना। तो धातु के बारे में मैंने, धातु को कैसे पहचानेंगे, इसके गुणधर्म के आधार पर, यानी कि धातु के गुणों के आधार पर धातु को आप पहचान सकते हैं। धातु चमकीली होती है, ठीक है, धातु सफ़ेद रंग की या पीले रंग की होती है, धातु में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, धातु विद्युत की सुचालक है। तो इस आधार पर आप धातु को पहचान सकते हैं। तो सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, पोटेशियम। अधातु में जो धातु के गुण हैं वो नहीं होते हैं, यानी अधातु, ओ मीन्स नहीं, जो धातु नहीं है, अर्थात हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी अधातु विभिन्न रंगों की होती है, अधातु चमकीली नहीं होती है, अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो ये इसके गुण हैं, इनके आधार पर धातु को हम पहचानते हैं। उपधातु, धातु और अधातु के बीच जो होता है उसे उपधातु कहते हैं, जैसे बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। धातु और अधातु के बीच के जो स्थान है, बीच का जो गुण है, वो उपधातु का होता है। उसके बाद यौगिक की हम बात करें, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर यौगिक का निर्माण होता है, जैसे H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मिले हैं तो यौगिक बना। CH4 मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन मिले हैं। चीनी, शुगर, ठीक है। उसके बाद NaCl यानी कि नमक में Na, सोडियम और क्लोरीन का मिश्रण है, तो ये यौगिक है। मिश्रण की बात करें तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी कि जिनका संगठन समान हो। जल में चीनी, ठीक है, चीनी जल में जब हम घोलेंगे तो चीनी कुछ समय पश्चात घुल जाती है। जल में नमक को घोलेंगे तो नमक कुछ समय पश्चात घुल जाता है, तो एक जैसा दिखाई देता है। विषमांगी यानी कि जिसका संगठन समान नहीं है, जैसे बालू और नमक अलग अलग हैं, चीनी तथा नमक अलग अलग हैं। रक्त, लकड़ी, तेल में जल, ये आपके जो है विषमांगी मिश्रण के उदाहरण। 22वां पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत पूछेगा। दो तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान में धातु होते हैं। कमरा का तापमान यानी कि आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो है आपके द्रवावस्था में होते हैं, ठीक है। दूसरा 23वां पॉइंट, गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान यानी कि 303 केल्विन या 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, थोड़ा सा अगर ऊपर होगा तो अधिक तापमान पर द्रवावस्था में आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछेगा कि गैलियम और सीजियम कौन से ऐसे तत्व हैं जो यानी कि कमरे के तापमान से थोड़ा सा ऊपर होने पर द्रवावस्था में आ जाते हैं। तो दोस्तों थैंक्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू।